दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। तो जो हमारा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का यूनिट 1 चल रहा था, उसका मैं आज पार्ट 4 लेकर आया हूँ। और इससे पहले मैं आपके लिए 3 पार्ट बना चुका हूँ, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो आज ये हमारा रहने वाला है वो पार्ट 4 रहेगा। और पहले का जो पार्ट है उसमें भी मैंने यूनिट 1 के बारे में बताया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट साम्राज्य है उनके बारे में बताया है। और आज जो यूनिट 4 है इसमें भी हम पार्ट 4 इसमें भी हम यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा आज का जो पार्ट रहने वाला है इसके अंदर किन किन वंशों के बारे में बात करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम 6 साम्राज्यों के बारे में बात करेंगे। कितने साम्राज्यों के बारे में? 6 साम्राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा कक्षा 10 का यूनिट 1 है इसका पार्ट 4 बना रहा हूँ मैं। तो पहले तो मैं आपको सीधे समझाऊंगा, फिर बोर्ड पर बताऊंगा। पहले हम सीधे बात कर लेते हैं कि किस वंश के बारे में सर्वप्रथम बात करने वाले हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे वर्धन वंश के बारे में। जो भारत में एक साम्राज्य हुआ है जिन्होंने राज किया है, उनका नाम है वर्धन वंश। तो सर्वप्रथम उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो वर्धन वंश है, पहले आपको मैं सीधे बोलकर समझा देता हूँ, फिर बोर्ड पर लिखकर बताऊंगा। तो जो ये वर्धन वंश है इसकी स्थापना पुष्य भूति नामक एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने की थी। जो शिव के उपासक थे, तो वो क्या थे कि जो थानेश्वर जगह है वहां पर शिव की उपासना करते थे और उनका नाम था पुष्य भूति। उनसे इस वंश की क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उनसे यह वंश प्रारंभ हुआ था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एक व्यक्ति था जिनका नाम था पुष्य भूति, वो थानेश्वर में रहते थे और शिव की उपासना करते थे। उनसे एक वंश उत्पन्न हुआ जिसका क्या नाम था, वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश, उस वंश का नाम था। और ये जो वंश है इसके अंदर 3 राजा हुए हैं, केवल 3 राजा हुए हैं। और जो वंश में अत्यधिक राजा होते, लेकिन ये जो वर्धन वंश है इसके अंदर केवल 3 ही राजा हुए हैं, जिनमें से प्रथम थे प्रभाकरवर्धन, दूसरे राज्यवर्धन और तीसरे हर्षवर्धन। ये 3 राजा हुए थे इनके अंदर। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ राजाओं के बारे में। तो जो प्रभाकरवर्धन है इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इनके पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इनके 2 पुत्र थे प्रभाकरवर्धन के। जब राज्यवर्धन राजा बनता है तो बंगाल का एक शासक होता है जिसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है संसाक। गौड़ शासक होता है वह बंगाल का। तो जो बंगाल का गौड़ शासक होता है और जो राज्यवर्धन होता है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध में यह युद्ध 606 ईस्वी में होता है। और युद्ध में किसकी हार होती है? राज्यवर्धन की हार होती है और इनकी इस युद्ध में मृत्यु भी हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, जो इनका छोटा भाई होता है हर्षवर्धन, वह गद्दी पर बैठता है। और जो इनकी बहन होती है छोटी, वह राज्यवर्धन के पास थी और वह जो संसाक थे उनसे डरकर क्या कर गई थी, छुप गई थी कहीं पर जाकर। तो हर्षवर्धन ने पहले एक बड़ी सेना भेजी अपनी बहन को ढूंढने के लिए, और उन्होंने जल्दी क्या किया, जो इनकी बहन थी राजश्री, उनको ढूंढ भी लिया था। तो फिर अपने बहन को ढूंढने के बाद जो एक कामरूप का शासक होता है भास्कर वर्मा, उसके साथ संधि कर ये एक बहुत बड़ी सेना भेजते हैं। किसके साथ संधि करते हैं? भास्कर वर्मा के साथ संधि करके एक बहुत बड़ी सेना भेजते हैं। जो बंगाल का शासक होता है गौड़ शासक संसाक, उसको हराने के लिए, उसे युद्ध करने के लिए। लेकिन जब इनकी सेना जाती है उससे पहले जो एक चालुक्य राजा होता है पुलकेशिन द्वितीय, वह क्या करता है, जो बंगाल का शासक होता है उससे युद्ध कर पहले उसकी हत्या कर देता है, उसे हरा देता है। तो जो हर्षवर्धन की सेना थी वह वापिस आ जाती है। और फिर आगे बात करते हैं। जो ये हर्षवर्धन थे इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने के बाद ये एक बहुत दानवीर राजा थे। इन्होंने प्रयाग में प्रत्येक वर्ष गंगा के किनारे एक सभा करते थे जिसमें जो गरीब लोग होते थे उनको दान देते थे। और जितने भी इनके पास कपड़े होते थे ये केवल अपने पहनने जोगे कपड़े रखते थे और सारे कपड़ों का दान कर देते थे। और जितना भी इनके राज्य में सोना आता था, उन सोना था उसका भी क्या कर देते थे, दान कर देते थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हर्षवर्धन है कितने बड़े दानवीर थे। और जो एक चीनी यात्री हुई है जिनका नाम है हेनसांग, जो हेनसांग हुई है वो जब प्रयाग में 6ठी बार जो प्रयाग सभा हो रही थी, तो 6ठी प्रयाग सभा में हेनसांग भी शामिल हुए थे। तो हमसे पूछ लिया जाए कि जो हेनसांग है वो किसके शासनकाल में आई थी, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आई थी।
और छठी बार जब प्रयाग में सभा हो रही थी तो उसमें उन्होंने भी भाग लिया था। तो ये तो जो वर्धन वंश है इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो अब आपको मैं बोर्ड पर लिख कर भी बता देता हूँ, आप देखिएगा। तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि जो वर्धन वंश है ये किससे उत्पन्न होता है। तो एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है क्या, पुष्यभूति। पुष्यभूति नाम होता है और यह शिव उपासक होता है थानेश्वर में। शिव उपासक होता है किस जगह, थानेश्वर में होता है। तो इससे जो वंश उत्पन्न होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। ये इस वंश का नाम निकलता है। जो पुष्यभूति से वंश उत्पन्न होता है उसका नाम होता है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, दोनों होते हैं। तो इस जो ये साम्राज्य है इसके अंदर 3 प्रमुख राजा हुए थे। कौन कौन से, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो ये 3 प्रमुख राजा हुए हैं किस साम्राज्य के अंदर, जो वर्धन वंश है ये पुष्यभूति साम्राज्य, इसके अंदर 3 प्रमुख राजा हुए हैं। प्रभाकर वर्धन का हमारे पास इतनी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो राज्यवर्धन है इन्होंने जो बंगाल का एक शासक था, गौड़ शासक शशांक के साथ क्या किया था, युद्ध किया था और शशांक ने इन्हें पराजित कर कर इनकी हत्या कर दी थी। फिर इनका जो छोटा भाई होता है हर्षवर्धन, वह राजा बनता है और राजा बनने के बाद जो इनकी छोटी बहन होती है वो जो गौड़ शासक होता है उसे डरकर कहीं पर जाकर छुप जाती है, जिनका नाम राजश्री होता है। राजश्री इनकी छोटी बहन होती है। तो इन्हें ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भेजी जाती है। और फिर हर्षवर्धन जो एक कामरूप का शासक होता है भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा से संधि कर कर एक बहुत बड़ी सेना भेजी जाती है शशांक के प्रति। और जब इनकी सेना शशांक के पास पहुंचती है तो उससे भी पहले जो चालुक्य राजा होता है पुलकेशिन, वो शशांक से युद्ध कर कर उसे हरा देता है और इनकी सेना वापस आ जाती है। इन्होंने हर्षवर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि की इन्होंने धारण की थी। और प्रयाग में प्रत्येक वर्ष ये क्या करते थे, एक सभा करते थे जिसका नाम था प्रयाग सभा। और इन्होंने जितने भी इनके पास कपड़े होते थे वो दान देते थे और जो भी इनके राज्य में सोना आता था वो भी क्या कर देते थे, दान दे देते थे। और जो एक चीनी हाथी जो ये ह्वेनसांग, वो भी क्या इनके शासन काल में आए थे। जब प्रयाग में छठी बार बौद्ध संगति हो रही थी तो तब ये इस बौद्ध संगति में जो सभा हो रही थी उसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। तो मैंने ये तो आपको बता दिया है वर्धन वंश के बारे में। तो ये बात की है वर्धन वंश के बारे में हमने। अब आगे बात करते हैं, जो अगला वंश आता है वो है पाल वंश, जो हमारी बुक में दिया हुआ है उसका नाम है पाल वंश। तो पाल वंश के बारे में बात करते हैं हमें, इसे मैं मिटा रहा हूँ। जितने भी साम्राज्य हुए हैं भारत में उनकी इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे। तो पहले मैं आपको सीधे ये बोलकर बता देता हूँ कि पाल वंश की स्थापना कौन करता है, कौन कौन से इसके अंदर प्रमुख राजा हुए हैं, किस किस ने कौन कौन से कार्य किए, इन सब के बारे में हम पहले सीधा ही मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पाल वंश की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, तो एक बंगाल में व्यक्ति होता है जिसका नाम है गोपाल। क्या नाम है, गोपाल। तो गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी जाती है। कौन सी वंश की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पाल वंश की। तो पाल वंश की नींव रखी जाती है गोपाल के द्वारा, कब, 750 ईस्वी में रखी जाती है। बंगाल के अंदर इसकी नींव रखी जाती है। और इसके एक राजा हुए हैं धर्मपाल, जो बहुत ही वीर राजा थे। तो एक बार क्या होता है कि जो चालुक्य और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है, उस संघर्ष में जितने भी भारत के लगभग जितने भी वंश है उन्होंने घुटने टेक दिए थे, लेकिन जो धर्मपाल था वो अपने से जो ये संघर्ष था उससे अपने राज्य को क्या किया, बचाए रखा। और बचाने के बाद जो इन्होंने एक उपाधि धारण की, इन्होंने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो ये बहुत वीर राजा थे। भारत के जितने भी साम्राज्य थे उन सभी ने इनके सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को बचा कर रखा था। और जो इनका राज्य था वो दक्षिण भारत से लेकर कन्नौज तक पहुंच गया था। कहाँ तक, कन्नौज तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। और फिर जो इनके पुत्र होते हैं देवपाल,
तो देवपाल भी महान राजा थे। इन्होंने क्या किया कि जो अपनी राजधानी बंगाल से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी। पहले इनकी राजधानी थी बंगाल, फिर इन्होंने कहाँ पर शिफ्ट कर दी, पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था। किसने? देवपाल ने। और जो भी देवपाल के जितने भी शासक हुए थे, उसके बाद जितने भी शासक हुए वो क्या हुए थे? वो कमजोर शासक हुए थे। जितने भी शासक हुए देवपाल के बाद सभी वो क्षीण शासक थे। उनके पास जितने भी बाद में राजा हुए वो क्या थे? शक्तिशाली नहीं थे। जो पाल वंश की जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे हाथ से निकलने लगा था। जितने भी लोग हुए, राजा हुए, उनके अंदर वो शक्ति नहीं थी जो पहले वाले राजाओं के अंदर थी। अब आगे बात करते हैं। देवपाल के बाद जितने भी राजा आते हैं वो क्या होते हैं? क्षीण राजा होते हैं। उन्होंने कोई भी महान कार्य नहीं करवाए, उनके हाथ से राज्य चला ही चला गया है। और फिर एक नवा राजा आता है जिसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है महिपाल। क्या नाम होता है? महिपाल उसका नाम होता है। तो महिपाल क्या करता है कि जो 1023 के अंदर एक चौथ राजा होता है राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम 1024 ईस्वी में जो महिपाल होता है उसे हरा देता है। हराने के बाद जो महाराष्ट्र वाला निचला भाग होता है वो क्या करता है? अपने कब्जे में कर लेता है। किसकी बात कर रहा हूँ? महिपाल की बात कर रहा हूँ। तो जो महिपाल होता है उस पर 1023 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम क्या करता है? आक्रमण करता है। आक्रमण में जीत होती है राजेंद्र प्रथम की। और जीत होने के बाद जो महाराष्ट्र वाला भाग है वो अपने हिस्से में ले लेता है। और जैसे जैसे 12वीं शताब्दी आई उस तक जो पाल वंश था लगभग इसके जितने भी राजा थे वो नष्ट हो गए थे। ये साम्राज्य बहुत नीचे स्तर में चलने लगा था। और आगे बात करते हैं कि जो इनकी थोड़ी बहुत और कला, वास्तुकला है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो पारवंशी राजा थे वो क्या थे? संगीत प्रेमी थे, वास्तु प्रेमी भी थे। जो दो व्यक्ति हुए जो बहुत अत्यधिक वास्तुकला में प्रसिद्ध है, उनका क्या नाम है? धीमान और वाटलिका। तो ये जो दो व्यक्ति है जब भी वास्तुकला के नाम लिया जाता है तो धीमान और वाटलिका का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। तो ये जो दो महान वास्तुकार थे वो किसके शासनकाल में हुए थे? वो हुए थे पाल वंश के शासनकाल में हुए थे। और जो पाल वंश के शासनकाल में जलाशय बनाए गए थे, आज भी वो दीनापुर जिले में मिल रहे हैं। उनके अस्तित्व मिलता है दीनापुर जिले में। इनके द्वारा जो जलाशय बनाए गए थे उनका आज भी क्या मिलता है? निशान मिलते हैं, कुछ जगहों पर मिलते हैं। तो अब आपको मैं लिखकर बताता हूँ। मैंने बताया कि 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति एक है जो क्या करता है? बंगाल में पाल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। और फिर एक यहाँ का एक राजा होता है, प्रसिद्ध राजा होता है इस विश्व में, उसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल नाम है उसका। तो धर्मपाल क्या होता है? जो चालुक्य और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष है उसमें अपने राज्य को बचाए रखता है। राज्य को बचाए रखता है। राज्य को जो राष्ट्रकूट व चालुक्यों के मध्य एक त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है उसमें अपने राज्य को क्या करता है? यह बचाए रखता है। और अपना जो राज्य है वो कन्नौज तक विस्तृत कर लेता है। कहाँ तक? कन्नौज तक अपने राज्य को विस्तृत कर लेता है। और इसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम है देवपाल। तो देवपाल ने अपनी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र से बंगाल से कहाँ कर ली थी? बंगाल टू उन्होंने पाटलिपुत्र कर ली थी अपनी राजधानी। बंगाल से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी कर ली थी। तो देवपाल जो राजा हुए हैं उन्होंने अपनी राजधानी को बंगाल से कहाँ शिफ्ट कर लिया? पाटलिपुत्र कर लिया। पहले इनकी राजधानी बंगाल थी, फिर इन्होंने कहाँ कर ली? पाटलिपुत्र कर ली। फिर एक नवा शासक आता है, नवा शासक है जो 9 नंबर राजा आता है उसका नाम है महिपाल। तो महिपाल पर जो चोल शासक होता है राजेंद्र प्रथम, वह क्या करता है? आक्रमण करता है। आक्रमण में इसकी क्या होती है? हार होती है और इसकी जीत होती है। तो यह आक्रमण किया जाता है 1023 ईस्वी में। 1023 ईस्वी में यह आक्रमण किया जाता है। तो जो राजेंद्र है वो नीचे जो महाराष्ट्र वाला भाग है उस पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कौन है? राजेंद्र प्रथम है। जो महाराष्ट्र वाला भाग है उस पर अधिकार कर लेता है। और जो महिपाल के बाद में जितने भी राजा है वो क्षीण राजा थे। उन्होंने कोई भी इतना कार्य नहीं किया। वो युद्ध हारे अपने राज्य को निपटाते वगे। तो फिर आगे बात करते हैं जो 12वीं शताब्दी के आते आते जो पाल वंश है उसका अस्तित्व था वो खत्म हो गया था। लेकिन ये जो थे वो संगीत प्रेमी राजा थे।
संगीत प्रेमी शासक हुए हैं। पाल वंश के जो शासक है वास्तु प्रेमी भी थे, ये वास्तुकला के भी प्रेमी थे। तो जो मैंने आपको बताया, जो वास्तुकला के दो व्यक्ति है, धीमान और वाटलिका, ये दो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, वास्तुकला में इनका नाम लिया जाता है। तो ये इन्होंने इनको क्या किया था, संरक्षण दिया था। अब आगे बात करते हैं कि जो दीनापुर जिला है उसके अंदर दो क्या मिले इनके जल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनके द्वारा जलाशय बनाई गई है वो आज भी दीनापुर जिले में अस्तित्व में है। जो पाल वंश के राजा थे उन्होंने जो भी जलाशय बनाए थे वो आज भी क्या मिलते हैं, दीनापुर जिले में मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया पाल वंश के बारे में। तो लगभग इनकी इतनी हिस्ट्री है। जो 750 में गोपाल नामक एक व्यक्ति होता है, बंगाल में इस वंश की नींव रखता है। धर्मपाल जो चालुक्य व राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। लगभग भारत के सभी वंश थे उन्होंने घुटने टेक दिए थे, लेकिन धर्मपाल ने इनके सामने घुटने नहीं टेके थे। उन्होंने अपने राज्य को बचाए रखा। इनका जो साम्राज्य था वो कन्नौज तक विस्तृत हो गया था। देवपाल ने अपनी राजधानी को बंगाल से पाटलिपुत्र ले गया था। और महिपाल और राजेंद्र, जो 14 राजा होता है राजेंद्र प्रथम, उनके बीच जो युद्ध होता है उसमें महिपाल को हराकर महाराष्ट्र को अपने कब्जे में ले लेता है। 1023 में यह युद्ध होता है। और ये संगीत प्रेमी होते हैं, वास्तु प्रेमी होते हैं। और इनके द्वारा जलाशय का भी निर्माण करवाया गया है, जो भी आज के दीनापुर जिले में इनके अवशेष मिलते हैं। तो जो अगला जो हमारा वंश है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगला जो वंश है उसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा है फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट उस वंश का नाम है। तो पहले हम सीधे मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, फिर बोर्ड पर लिखकर बताऊंगा। तो जो ये राष्ट्रकूट वंश है, सर्वप्रथम यह देख लेते हैं इसकी नींव कौन रखता है, कौन इसकी स्थापना करता है, कहाँ पर करता है। तो जो ये राष्ट्रकूट वंश है इसकी स्थापना दंतीदुर्ग द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, दंतीदुर्ग द्वारा की जाती है। और कब की जाती है, 736 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की जाती है। और जो ये राष्ट्रकूट वंश है इसके अंदर 14 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए, 14 शासक है। अब जो जो इम्पोर्टेंट शासक है जिन्होंने कुछ कार्य किए उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो 14 शासक हुए राष्ट्रकूट वंश के अंदर। तो जो पहला शासक है वो कौन है, वो है कर्षण प्रथम। कौन है, दंतीदुर्ग के बाद जो पहला शासक होता है वो है कर्षण प्रथम। इन्होंने एलोरा के अंदर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जो कर्षण प्रथम राजा हुए हैं राष्ट्रकूट वंश के अंदर, उन्होंने एलोरा के अंदर कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो चौथा शासक होता है उसका नाम होता है ध्रुव प्रथम। तो वो क्या करता है कि जो गुर्जर प्रत्यार वंश होता है उसका जो राजा होता है वत्सराज, उसको एक युद्ध में क्या कर देता है, पराजित कर देता है। किसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका एक चौथा शासक होता है जिसका नाम है ध्रुव प्रथम। तो वो क्या करता है कि जो गुर्जर प्रत्यार वंश है उसके वत्सराज को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और जो छठा शासक हुआ है वो क्या थे, वो शांतिपूर्वक एक राजा थे। जो छठा शासक हुआ है वो शांतिपूर्वक राजा थे। वो किसी के भी साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, किसी के साथ इन्होंने युद्ध नहीं किया। इसीलिए इन्होंने अपने जीवन को आराम से बिताया। 64 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो ये जो अमोघ वर्ष हुए वो एक शांतिपूर्वक राजा हुए हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी को मान्यखेत शिफ्ट किया था। कहाँ पर, मान्यखेत अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो छठा शासक अमोघ वर्ष हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि जो राष्ट्रकूट चालुक्य त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है, तो इसके अंदर जो तेलप राजा होता है, तेलप प्रथम होता है, उसने 978 ईस्वी में ये जो राष्ट्रकूट के राजा है इस पर अधिकार कर लिया था। जो तेलप राजा होता है तमिलनाडु का, उसने कर्क द्वितीय को पराजित किया था और मान्यखेत पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और जो ये राजा हुए वो वैदिक समर्थक राजा थे। और इन्होंने अत्यधिक मंदिर बनवाई। और संस्कृत और कन्नड़ के पोषक थे, अपनी भाषा संस्कृत या कन्नड़ रखते थे। और इन्हें जो अरब शासक हुए उन्होंने इनको क्या कहा है, बल्लहरा कहा है। तो अब लिख देता हूं मैं राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की मैंने बता दिया स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी दंतीदुर्ग ने।
दंती दुर्ग द्वारा इस वंश की नींव रखी जाती है। कब रखी जाती है? 736 ईस्वी में दंती दुर्ग द्वारा इस वंश की नींव रखी जाती है। कब रखी जाती है? 736 ईस्वी में। और फिर जो प्रमुख राजा हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। और जो एक वातापी का राजा था, वातापी के चालुक्यों को हराकर यह दंती दुर्ग यहाँ पर नींव रखता है राष्ट्रकूट की। जो फिर एक राजा होता है, इसमें 14 शासक हुए, मैंने आपको बता दिया। तो एक राजा है कृष्ण प्रथम, नाम है उसका कृष्ण प्रथम है। तो कृष्ण प्रथम क्या करता है कि एलोरा के अंदर एक मंदिर का निर्माण कराता है, जिस मंदिर का नाम है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ का जो कैलाशनाथ का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा उसका निर्माण करवाया जाता है। और जो फिर चौथा शासक आता है इस वंश में, जो चौथा शासक है वो क्या करता है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के एक राजा है वत्सराज, प्रतिहार के वत्सराज को पराजित करते हैं, को हराया। तो जो शासक होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ध्रुव है। तो ध्रुव है यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जो ध्रुव शासक है। तो ध्रुव जो चौथा शासक होता है राष्ट्रकूट वंश के अंदर, वह गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा होता है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है वत्सराज। तो वत्सराज को ध्रुव प्रथम द्वारा क्या किया जाता है? पराजित किया जाता है। और फिर जो छठा शासक हुआ है यहाँ पर, छठवां जो शासक होता है उसका नाम है अमोघ वर्ष। क्या नाम है? अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष मैंने बता दिया, एक शांतिपूर्वक राजा थे। इन्होंने किसी के साथ युद्ध नहीं किया था, अपने घर पर रहते थे और किसी के साथ युद्ध नहीं किया। तो इसीलिए इन्होंने 64 वर्षों तक शासन किया था। 64 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। और अपनी जो राजधानी है वो कहाँ कर ली थी? वो मान्यखेत को मान्यखेत को अपनी राजधानी बना ली थी। तो इनके द्वारा अपनी राजधानी किसे बनाया गया? मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया गया था। किसके द्वारा? जो छठवां शासक होता अमोघ वर्ष उसके द्वारा। और फिर जो राष्ट्रकूट वंश का एक राजा होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है करक द्वितीय। तो करक द्वितीय को एक तेलप राजा होता है, तेलप नाम का राजा है, तेलप है। तो ये तेलप क्या करता है? इस पर 978 ईस्वी में आक्रमण करता है और इसे हरा देता है। क्या करता है? हरा देता है और मान्यखेत पर अधिकार कर लेता है। कहाँ पर कर लेता है? मान्यखेत पर अपना अधिकार कर लेता है। जो तेलप नामक राजा है वो करक द्वितीय पर आक्रमण करता है और मान्यखेत पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और जो ये राजा हुए थे वो क्या थे? वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। वैदिक धर्म का क्या करते थे? पालन करते थे। और इन्होंने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। और जो फिर अरब शासक हुए थे, अरबों ने इन्हें क्या कहा था? अरबों ने इन्हें कहा था बलहरा। क्या? बलहरा की उपाधि दी गई थी। जो राष्ट्रकूट के राजा हुए थे उनको बलहरा की उपाधि दी गई थी। तो एक बार रिपीट फिर करा देता हूँ। जो दंती दुर्ग 736 ईस्वी में इस वंश की नींव रखते हैं वातापी के चालुक्य को हराकर। और कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाशनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया जाता है एलोरा के अंदर। और चौथा शासक जो गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज को पराजित करता है। और फिर छठा शासक है वो एक शांतिपूर्वक राजा थे, उन्होंने 64 वर्षों तक शासन किया था, राजधानी को मान्यखेत बनाया था। और जो दुर्व्य था चौथा शासक, उसने क्या किया था? प्रतिहारों के जो वत्सराज थे उसको हराया था। और करक द्वितीय को तेलप प्रथम ने 978 ईस्वी में हराया था और मान्यखेत पर भी अधिकार कर लिया था। और ये जो राजा थे वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। अरबों ने इन्हें बलहरा कहा है। इन्होंने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया है। तो ये बात है हमारे राष्ट्रकूट साम्राज्य की। मैंने अब आपको राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में बताया है। तो चलिए अब अगला जो साम्राज्य है उसके बारे में देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के बारे में। जो गुर्जर प्रतिहार राज्य है उसके बारे में देखते हैं। पहले मैं आपको सीधे बता देता हूँ। तो ये गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य है, इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी जो नागभट्ट प्रथम है, उन्होंने रखी थी 725 ईस्वी में। गुजरात में इन्होंने नींव रखी थी। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी नींव किसने रखी थी? उसकी नींव नागभट्ट प्रथम ने रखी थी। कब रखी थी? 725 ईस्वी में इन्होंने रखी। ये भी एक वीर राजा थे जो सिंध की ओर से जो अरब आक्रमणी आते थे उनको अपने देश में प्रवेश नहीं करने दिया था।
ये पहले राजा थे जिन्होंने अरबों को अपने साम्राज्य में क्या नहीं करने दिया था, प्रवेश नहीं करने दिया था। और जो वत्सराज था उसने जो पहला सम्राट था, पहला राजा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक पहला राजा हुआ है, उसका नाम है वत्सराज, जिन्होंने पहली बार सम्राट की उपाधि धारण की थी। और फिर जो नागवट द्वितीय होते हैं वो क्या करते हैं, कन्नौज के ऊपर आक्रमण करते हैं, और कन्नौज के ऊपर आक्रमण करने के बाद वहां पर जीत लेते हैं और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, नागवट द्वितीय की बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, कन्नौज के ऊपर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद अपने कन्नौज को राज्य मिला लेते हैं और उसको अपनी राजधानी भी बना लेते हैं। और इस वंश का एक सबसे प्रतापी शासक है जिसका क्या नाम है, उसका नाम है भोज, जिसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। तो ये जो राजा हुए इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए उनको मिहिर भोज की उपाधि दी गई थी। और फिर जो अगला राजा है उसके बारे में देखते हैं, जो महेंद्रपाल है, जो एक नाटक लिखा गया कर्पूर मंजरी, जिनके लेखक कौन थे, राजशेखर थे। तो महेंद्रपाल ने उनको क्या दिया था, संरक्षण दिया था। और वो जो राजशेखर है वो महेंद्रपाल के गुरु भी थे। तो ये महेंद्रपाल जो कर्पूर मंजरी है वो किसकी लिखी हुई है, पुस्तक राजशेखर की लिखी हुई है। तो राजशेखर को इन्होंने क्या दिया था, संरक्षण दिया था, और उनके जो महेंद्रपाल के ये गुरु भी थे। और जब एक राजा होता है जिसका नाम है राज्यपाल है, तो जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो जो ये राजा होता है, कौन सा, क्या नाम है, राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या करता है कि महमूद जो गजनवी होता है उसे डर कर क्या कर लेता है, पहले भाग जाता है और फिर महमूद गजनवी के शरण में आ जाता है। जिससे जो इनके आस पड़ोस में जितने भी राजा थे, राजपूत राजाओं को बहुत गुस्सा आया और फिर जो महमूद गजनवी चला गया तो उस पर आक्रमण किया, किसके ऊपर, राज्यपाल को, और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना होती है, राठौड़ या घेड़वाल वंश की स्थापना होती है गुजरात में। तो फिर अब यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देता हूँ गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है मैंने बता दिया, इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना 725 ईस्वी में नागभट्ट के द्वारा की जाती है, नागभट्ट प्रथम के द्वारा, नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो नागभट्ट ने सिंध की ओर से आने वाले अरब आक्रमणियों को क्या करके रखा, रोके रखा। और फिर एक राजा होते हैं जिनका क्या नाम है, वत्सराज। तो वत्सराज पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था, सम्राट की उपाधि धारण की थी। वत्सराज ने सम्राट की उपाधि धारण की उपाधि धारण की। तो वत्सराज पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था, सम्राट की उपाधि धारण की थी। फिर एक राजा होते हैं जो नागभट्ट द्वितीय, उनका नाम है नागभट्ट। तो जो नागभट्ट सेकंड होते हैं वो कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और कन्नौज को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लेते हैं। कौन है, जो नागभट्ट द्वितीय राजा हुए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर, उन्होंने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद इन्होंने कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना ली थी। और इसका जो सबसे प्रतापी शासक हुआ है उसका नाम है भोज। जो प्रतापी राजा है क्या नाम है, उसका नाम है भोज। और इसे मिहिर भोज की उपाधि भी दी गई है, क्या, मिहिर भोज की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है, मैं बात कर रहा हूँ गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर एक राजा हुआ है जिसका क्या नाम है, भोज नाम है, इन्हें मिहिर भोज की उपाधि भी दी गई है। तो इनके समय में एक अरब से व्यापारी आया था, इसका क्या नाम था, सुलेमानी नाम था। तो सुलेमानी जो अरबी व्यापारी था वो इन्हीं के समय में आया था, जो सुलेमानी व्यापारी था। तो किसके शासन काल में आया था, वो राजा भोज हुए, जो मीर भोज है उनके शासन काल में भारत में आया था। और फिर जो महेंद्रपाल होते हैं वो क्या करते हैं, जो कर्पूर मंजरी के लेखक है, कौन है, कर्पूर मंजरी के लेखक है, तो उस लेखक का क्या नाम है, राजशेखर है। राजशेखर को ये क्या देते हैं, राजशेखर को संरक्षण देते हैं। और ये इनके गुरु भी होते हैं जो महेंद्रपाल है इनके। किसकी बात कर रहा हूँ, महेंद्रपाल की।
तो महेंद्रपाल क्या करते हैं, जो एक व्यक्ति है कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर, उनको क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं और इनके गुरु भी है। और फिर बात करते हैं जो राज्यपाल अगला राजा होता है, तो जब महमूद गजनवी भारत में आता है तो ये क्या करता है, उससे डरकर भाग जाता है और फिर जाकर जो महमूद गजनी है उसके शरण में चला जाता है। तो इससे जो भारत के राजपूत राजा थे वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने क्या किया कि इस पर, उसके जाने के बाद इस पर आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दी। और इसके जो गुर्जर प्रत्यार वंश है उसके स्थान पर किस वंश की स्थापना कर दी थी, राठौड़ या गहड़वाल वंश। तो इस साम्राज्य की नींव रखी जाती है गुर्जर प्रत्यार वंश के बाद में। तो ये जो है हमारा गुर्जर प्रत्यार वंश साम्राज्य का इतिहास है। तो अगला जो बात करते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। चलिए अब इसे मैं मिटा रहा हूं। तो जो अगला हमारा साम्राज्य है वो कौन सा है, वो चोल साम्राज्य है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जो चोल साम्राज्य है इसकी नींव किसने रखी थी, इसके बारे में कोई भी हमें डाटा नहीं मिला है, इसके बारे में कोई भी पता नहीं है कि इसकी नींव किसने रखी थी। लेकिन इनके राजाओं के बारे में पता है, जो प्रमुख प्रमुख राजा उनके बारे में हम बात करेंगे। चोल वंश के अंदर जो प्रमुख राजा हुए जिन्होंने युद्ध जीते, जिन्होंने कई कार्य किए, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये इनकी भाषा क्या थी। तो जो चोल राजा थे वो भारत के दक्षिणी हिस्से में इन्होंने राज किया था। तो इनकी भाषा क्या थी, तमिल भाषा थी। जो चोल राजा थे वो तमिल भाषा का करते थे, प्रयोग करते थे। और जो एक राजा हुआ है करिकाल, उसने 1000 ईस्वी में क्या किया है, पुगार या पुआर नामक एक गांव बसाया था। किसने, करिकाल नामक राजा होता है जिसने पुआर या पुगार नामक एक गांव बसाया था। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। और फिर एक राजा होता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है राजराज प्रथम। तो ये जो राजराज प्रथम है इसने क्या किया, जो संपूर्ण मद्रास है, मैसूर है, आंगल है, इन जो दक्षिण भारत पर लगभग समस्त दक्षिण भारत पर इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और पूरे दक्षिण भारत पर ये राज करने लगे थे। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से यह क्या थे, दक्षिण भारत के सम्राट बन गए थे। कौन, राजराज प्रथम। और इन्होंने जो दक्षिण भारत में एक मंदिर है उसका क्या नाम है, जो शिव मंदिर है उसका नाम है राजराजेश्वर मंदिर भी उसे कहा जाता है। तो इन्होंने उस मंदिर का क्या निर्माण करवाया था। तो मैं बात कर रहा हूँ राजराज प्रथम की। मैंने बता दिया कि संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग, आंगल सभी जगह पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। अधिकार करने के बाद जो एक तरीके से संपूर्ण जो दक्षिण भारत है उसके सम्राट बन गए थे। कौन, राजराज प्रथम। तो फिर इनका एक पुत्र होता है राजेंद्र, जिसके पास एक बहुत बड़ी नौसेना थी। क्या थी, नौसेना थी, एक जहाजी बेड़ा था इनके पास। तो जिसकी सहायता से इन्होंने पूर्ग, गुर्ग और जो अंडमान निकोबार तक इन्होंने अपना राज्य रचा लिया था। तो अपनी जहाजी बेड़े को भेजकर वहां तक इन्होंने क्या कर लिया था, राज कर लिया था। और फिर भारत में आकर इन्होंने जो तमिलनाडु है, बंगाल है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है, यहाँ इस इन सभी राज्यों को जीतते हुए यह गंगा तक आ गए थे। तो गंगा तक आने, जो गंगा तक इनका क्या हो गया था, साम्राज्य हो गया था। तो इसी उपलक्ष्य में इन्होंने गेंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, गेंगेकोंड की उपाधि धारण की जाती है राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किस उपलक्ष्य में, इन्होंने गंगा तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। तो इसके उपलक्ष्य में गेंगेकोंड की उपाधि राजेंद्र प्रथम के द्वारा धारण की जाती है। और फिर एक राजा होता है जिसका नाम है राजेंद्र कुलोतुंग। तो राजेंद्र कुलोतुंग, इनकी माता तो क्या थी, चालुक्य थी और पिता चोल थे। तो इन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम था चोल चालुक्य। तो अपने माता और पिता की दोनों जातियों को मिलाकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, राजेंद्र कुलोतुंग के द्वारा। और ये जितने भी प्रमुख राजा उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं तो चोल प्रशासन है वो कैसी रही थी, यहाँ पर प्रशासन कैसे चलती थी, कैसे न्याय व्यवस्था थी। तो चोल प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी, वो थी ग्रामीण या ग्राम पंचायत। इसकी सबसे छोटी इकाई थी चोल प्रशासन की। ग्राम पंचायत के आधार पर क्या होता था, न्याय होता था। वहीं पर से जो इनके खाने पीने की सभी वस्तुएं चलती थी। तो जो चोल प्रशासन है वह 6 भागों में या 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। जो सबसे बड़ा होता था कोट्टम होता था, उसका नाम इन्हें क्या कहा जाता, तो ये 6 भाग होते थे, इनको मंडलम कहा जाता था। क्या, मंडलम कहा जाता था। और
मंडलम के उप विभाग होते कोट्टम, कोट्टम के उप विभाग थे कूरम, और कूरम के उप विभाग थे ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या चलती थी, प्रशासन चलती थी। और जो ग्राम का प्रतिनिधि होता था, जैसे सरपंच है, उसका प्रतिवर्ष क्या होता था, चुनाव होता था। तो सरपंच को प्रतिवर्ष चुना जाता था, गांव के लोगों के द्वारा सरपंच को क्या किया जाता था, चुना जाता था। और यहाँ पर जो सोने के सिक्के होते थे, तो सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, कासू कहा जाता था। जो चोल प्रशासन में सोने के सिक्के चलते थे तो उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था कासू। और जो इनका कर था वो 1/6 था, लगभग 1/6 के हिसाब से यह लोगों से क्या लेते थे, कर लेते थे। और अब इनके जो समाज था, इस समाज के बारे में जान लेते हैं कि जो जो चोल साम्राज्य, उनके समाज की व्यवस्था कैसी थी। तो समाज में क्या थे, ये शिव, कुछ राजा शिव पा सकते इसके, और कुछ विष्णु पा सकते। जो चोल साम्राज्य हुए उसके अंदर कुछ तो शिव पा सकते और कुछ विष्णु पा सकते। यहाँ पर क्षत्रियों की दशा अच्छी थी, क्षत्रिय अपनी संपत्ति की स्वामिनी होती थी। जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर स्त्री का अधिकार हो जाता था इस साम्राज्य के अंदर। और ये उसका इस प्रकार से उनका क्या था, समाज था। अब बात करते हैं चोल कला के बारे में कि जो यहाँ की जो कला है वो कैसी थी, उन्होंने किस किस मंदिर का निर्माण कराया था। तो जो चोल राजा हुए थे उन्होंने द्रविड़ शैली को अपनाया था। क्या द्रविड़ शैली को अपनाया था। और इन्होंने पत्थरों को तराश कर भी बहुत अत्यधिक मंदिर बनवाए थे, यानी पत्थरों पहाड़ों को काट काट कर मंदिर बनवाए गए थे राजाओं के द्वारा। और जो इनकी विशेषता थी वो वर्गाकार विमान मंडप गोपुरम, ये क्या थी, इनके जो साम्राज्य में जो जितने भी मंदिर बने हैं इनकी क्या थी, विशेषता थी। तो ये चोल साम्राज्य की हम बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पर मैं लिख कर आपको बता देता हूँ जो मेन बातें हैं। तो पहले तो लिख देता हूँ, चोल साम्राज्य का नाम है चोलवंश। तो जो चोलवंश का संस्थापक है उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, इसके बारे में कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है। लेकिन जो ये जो राजा थे वो क्या थे, तमिल भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा, तमिल भाषा का प्रयोग करते थे। तमिल भाषा में अपने ग्रंथ लिखते थे। तो चोल राजा हुए है वो। और एक राजा हुआ है जो लगभग 100 ईस्वी में हुआ है, 100 ईस्वी के आसपास एक राजा है, उसका नाम है करिकाल। करिकाल नामक जो राजा होता है वो क्या करता है, एक गांव बताता है, बसाता है, जिसका क्या नाम है, पुहार या पुगार। पुहार या पुगार उस गांव का नाम है। तो जो करिकाल होता है वो लगभग 100 ईस्वी के अंतराल या 100 ईस्वी के आसपास में एक पुहार या पुगार नामक गांव बसाता है। किसके द्वारा बसाया जाता है, करिकाल के द्वारा। अब बात करते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो जो राजेंद्र प्रथम है, राज प्रथम के बारे में, तो इनका शासनकाल है, इनका शासनकाल था 935 से 1023 तक यह राज्य करते हैं। जो चोल साम्राज्य उसके अंदर राज प्रथम 935 से 1023 तक यह क्या करते हैं, शासन करते हैं चोल प्रशासन के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, जो मद्रास, मैसूर, आंगल, संपूर्ण तमिल प्रदेश, तो मान लीजिए जितने भी दक्षिण भारत में जितने भी साम्राज्य थे उनको हराकर ये पूरे दक्षिण भारत का क्या बन गया था, शासक बन गया था। कौन, राज प्रथम पूरे दक्षिण भारत का सम्राट बन गया था। तो इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था, राजराजेश्वर। इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और जो शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर है, तो इन्होंने क्या करवाया, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। और अपनी राजधानी भी इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर को बना ली थी। तो फिर इनका पुत्र होता है, उसका नाम है राजेंद्र प्रथम। तो मैंने आपको बताया कि ये जो राजेंद्र प्रथम है बहुत ही महान राजा है। इन्होंने लगभग अपने साम्राज्य को गंगा तक ले आए थे, अपने साम्राज्य को। यह जो राजेंद्र प्रथम है, तो जो इनका शासनकाल है वो 1023 से 1044 तक इनका शासनकाल रहता है।
किसकी बात कर रहा हूँ, राजेंद्र प्रथम की बात कर रहा हूँ। इनका शासनकाल 1023 से 1044 तक रहता है। इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, इन्होंने कौशल, मगध, बंगाल, बिहार, जो गंगा प्रदेश है, तो यहां तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। और साथ ही पेगू, मेगू और अंडमान निकोबार तक है। तो ये जो राजेंद्र प्रथम है, इनका शासनकाल 1023 से 1044 तक रहता है। और इन्होंने कौशल, मगध, बिहार और गंगा प्रदेश तक क्या कर लिया था, अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। और जो पेगू, मेगू और अंडमान निकोबार तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था, जिससे अपनी सेनाओं को ये अंडमान निकोबार तक समुद्र के रास्ते से ले गए। और इन्होंने जब यह साम्राज्य, अपने साम्राज्य को गंगा तक कर लिया था, वो इन्होंने एक उपाधि धारण की। उस उपाधि का नाम है गेंगेकोंड। तो गेंगेकोंड की इनके द्वारा उपाधि धारण की जाती है जब इनका शासन है गंगा नदी तक चला जाता है। और फिर एक राजा होता है जिनका क्या नाम है, उनका नाम है राजेंद्र कोलेतुंग। राजेंद्र कोलेतुंग नाम है। तो इनकी जो माता होती है, माता तो क्या होती है, चालुक्य, और पिता चोल होते हैं। तो यह एक नए साम्राज्य का बाद में स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है चालुक्य चोल। तो हम बात करते हैं जो चोल वंश का प्रशासन है उसके बारे में, कि चोल वंश की प्रशासन कैसे चलती थी। तो मैंने बताया कि जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। जो सबसे छोटी ग्राम पंचायत थी इनके पास, ग्राम पंचायत के आधार पर क्या चलता था, इनका शासन चलता था ग्राम प्रणाली के आधार पर चलता था। तो जो इनका राज्य था उसको 6 भागों में बांटा गया था। 6 भागों में बांटा गया था, जिन्हें क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। मंडलम इन भागों का कहा जाता था। और मंडलम का जो उप विभाग था, मंडलम का उप विभाग क्या कहलाता था, जो इनके जो ये 6 भाग है, इनके उप विभाग भी बनाए गए थे। और जो इनके मैंने बता दी प्रशासन थी वो ग्राम प्रणाली के आधार पर ही थी। और जो इनका इतना बड़ा साम्राज्य था, तो इनके साम्राज्य को क्या किया गया था, 6 भागों में बांटा गया था। और जो 6 भाग थे उन्हें क्या कहते थे, मंडलम कहते थे। और मंडलम का जो उप विभाग था वो क्या था, वो था कोट्टम। कोट्टम, और कोट्टम का उप विभाग था कोरम, कुरम, और कुरम का उप विभाग था ग्राम। तो ये क्या थे, मंडलम के उप विभाग भी बनाए गए थे इनके द्वारा। तो ये 6 भागों में इनके राज्यों को बांटा गया था। इस प्रकार से इनका जो प्रशासन चलता था। और यहाँ पर जो सोने के सिक्के थे उन्हें क्या कहते थे, सोने के सिक्कों को कासू कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस समय, सोने के सिक्कों को कासू कहा जाता था। किस समय की बात कर रहा हूं मैं, जो चोल प्रशासन हुई है उस समय जो सोने के सिक्के थे उसे कासू कहा जाता था। और इनके पास बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था, जहाजी। और इन्होंने सिंचाई के लिए भी बहुत सारी परियोजनाएं चलाई थी, सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई थी इन्होंने। तो जो इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में नहर प्रणाली की शुरुआत की थी। तो 14 राजा थे, उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, नहर प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, जो 14 राजा थे उन्होंने किया था सर्वप्रथम। और जो वहां पर सोने के सिक्के थे उसे कासू कहा जाता था। और ये इनका जो भूमिकर था वो कितना था, भूमिकर 1/6 था। तो ये तो क्या है, जो चोल प्रशासन है उसके बारे में हमने बात की है। तो अब बात करते हैं जो चोल कला है उसके बारे में। इसे मैं मिटा रहा हूं। तो
तो बात करें चोल कला के बारे में, तो जो चोल कला थी वो किस पर आधारित थी? वो द्रविड़ शैली पर आधारित थी। द्रविड़ शैली पर आधारित थी। चोल कला किस शैली पर आधारित थी? द्रविड़ शैली पर आधारित थी। इन्होंने पत्थरों को भी तराश कर बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। पत्थर तराश कर क्या बनवाए थे? मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। जो 14 राजा हुए इनके द्वारा जो द्रविड़ शैली के आधार पर ये क्या करते थे? अपने मंदिर बनवाए गए थे। और इसकी विशेषता क्या थी? वर्गाकार विमान, गोपुरम। तो ये क्या थी? इनकी शैली की विशेषताएं थी। इन्होंने जो राजराजेश्वर मैंने बताया मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जो राजराज प्रथम थे उन्होंने उस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इन्होंने अन्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। और मैंने बताया जो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नहर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जो चोल राजा हुए थे उन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में क्या की थी? नहर प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये जो है चोल कला थी। अब बात करते हैं जो चोल काल का समाज है उसके बारे में बात करते हैं। समाज के बारे में तो मैंने बताया ये कुछ राजा तो शिव के उपासक थे। कुछ क्या थे? शिव के उपासक। और कुछ राजा विष्णु के उपासक थे। विष्णु उपासक। और जो यहाँ पर क्षत्रियों की दशा थी वो भी क्या थी? अच्छी थी। स्त्रियों को क्षत्रिय अपनी संपत्ति की स्वामिनी होती थी। यहाँ पर दास प्रथा या दासी प्रथा, दास या दासी प्रथा भी क्या थी? प्रचलित थी। तो ये क्या है? चोल काल का क्या है? समाज है। यहाँ पर दास या दासी प्रथा भी क्या थी? प्रचलित थी। तो ये जो हमारे चोल वंश है उसे हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। तो अब अगले वंश की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला साम्राज्य हुआ है भारत के अंदर उसके बारे में जानते हैं। तो जो अगला भारत के अंदर साम्राज्य हुआ है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पल्लव वंश। तो ये जो पल्लव वंश है इसके बारे में हमें कोई पता नहीं चलता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। लेकिन इसके जो सर्वप्रथम राजा हुए उनके बारे में भी पता चलता है कि वो कौन थे। तो जो सर्वप्रथम राजा है उनका क्या नाम था? उनका नाम था विष्णुगुप्त। जो पल्लव वंश के सर्वप्रथम राजा हुए उनका क्या नाम है? उनका नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त उस राजा का नाम है। और इन्होंने लगभग 2 शताब्दी तक शासन किया था। लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने भारत के ऊपर शासन किया गया था। और जो प्रमुख राजा है उनके नाम बता देता हूँ। महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय। तो ये क्या थे? ये प्रमुख राजा हुए हैं इस पल्लव वंश के अंदर। तो अब चलिए एक एक करके राजा के जो प्रमुख राजा उनके बारे में बात कर लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट राजा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो महेंद्र वर्मा है वो क्या थे? वास्तुकार थे या वास्तुकार प्रेमी थे। इन्होंने भी क्या किया था? पत्थरों को तराश कर बहुत अत्यधिक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? महेंद्र वर्मा द्वितीय ने। और इन्होंने एक दक्षिण भारत में तालाब का भी निर्माण कराया था जिसका नाम था महेंद्र तालाब। तो पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में महेंद्र तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो वो महेंद्र वर्मा द्वितीय के द्वारा कराया गया था। और 610 ईस्वी में एक चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को ये महेंद्र वर्मा द्वितीय क्या करते हैं? पराजित करते हैं 610 ईस्वी में। लेकिन जो चालुक्य राजा होते हैं उनके पुत्र क्या करते हैं? वापस बदला लेते हैं। और 642 में पुलकेशिन का जो पुत्र होता है वो क्या करता है? महेंद्र के पुत्र नरसिंह वर्मा पर आक्रमण करता है और इसे हरा देता है और अपने भाग में मिला लेता है। जो पल्लव वंश का साम्राज्य था उसको। और फिर ये जो प्रारंभिक पल्लव है उन्होंने मामलपुर या महाबलीपुरम 2 जगहों का क्या किया था? 2 जगहों का निर्माण करवाया था। जो 2 शहर बसाए गए थे किसके द्वारा? जो प्रारंभिक राजा हुए थे उनके द्वारा। कौन कौन से? मामलपुर या महाबलीपुरम में ये 2 शहर बड़े बड़े शहर बसाए गए थे। किसके द्वारा? जो प्रमुख पल्लव शासक है, प्रारंभिक शासक है, उनके द्वारा ये 2 शहर बसाए गए थे, मामलपुर या महाबलीपुरम में। और ये जो वास्तु प्रेमी भी थे इन्होंने चट्टानों को तराश कर बहुत अत्यधिक सुंदर मंदिर बनवाए थे। तो चलिए यहाँ पर लिख कर बताता हूँ मैं आपको पल्लव वंश के बारे में।
तो मैंने बताया कि जो इसकी नींव रखी थी उस व्यक्ति का पता नहीं है, लेकिन जो सर्वप्रथम राजा हुए थे वो इस साम्राज्य के, जो हमें पता है कि इसके सर्वप्रथम कौन हुए थे, जिनके बारे में लिखा हुआ है वो है विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त का हमें पता चलता है कि इस राज्य में एक राजा हुए थे और वो प्रथम राजा थे। और फिर जो प्रमुख राजा हुए उनके बारे में मैंने बता दिया आपको, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर लाल, नंदी वर्मा, ये जो इस साम्राज्य के क्या हुए थे, प्रमुख राजा हुए थे। अब एक राजा होते हैं जिसका नाम है महेंद्र वर्मा। क्या नाम है? महेंद्र वर्मा। तो इन्होंने क्या किया, पत्थरों को तराश कर मंदिरों का निर्माण कराया था। पत्थर तराश कर मंदिरों का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? महेंद्र वर्मा के द्वारा पत्थरों को तराश कर क्या बनाया गया था, मंदिर बनवाए गए थे। और इन्होंने एक तालाब बनाया था जिसका नाम था महेंद्र तालाब। तालाब खुदवाया, महेंद्र तालाब उसका नाम था। तो इनके द्वारा कौन सा तालाब खुदवाया गया था, उसका नाम था महेंद्र तालाब। किसके द्वारा? महेंद्र वर्मा के द्वारा। और इन्होंने जो एक चालुक्य राजा होता है, चालुक्य राजा होता है पुलकेशिन, तो पुलकेशिन के साथ ही युद्ध करते हैं और पुलकेशिन को हरा देते हैं और स्वयं क्या करते हैं, जीत जाते हैं। कब युद्ध होता है? ये युद्ध होता है 610 ईस्वी में। लेकिन इस जो चालुक्य का युद्ध हुआ था उसका बदला लिया जाता है। किसके द्वारा? जो पुलकेशिन का पुत्र होता है उसके द्वारा बदला लिया जाता है। और जो महेंद्र वर्मा का पुत्र होता है नरसिंह वर्मा, वो इस समय इस पल्लव साम्राज्य का राजा होता है। यह जो बदला लिया जाता है वो 655 ईस्वी में लिया जाता है। और युद्ध कौन करता है? जो इनका पुत्र होता है विक्रमादित्य द्वारा युद्ध किया जाता है, जो चालुक्य राजा है। और किस पर करता है? परमेश्वर वर्मा पर आक्रमण करते हैं और विक्रमादित्य जीत होती है और इनकी हार होती है। इसी के साथ पल्लव वंश समाप्त हो जाता है। और फिर जो ये वास्तु प्रेमी भी थे, इन्होंने पत्थरों को तराश कर क्या बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे। तो ये जो हमारा पल्लव वंश है ये भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज मैंने आपको जो भारत में 6 साम्राज्य हुए थे, 6 वंश हुए थे, उनके बारे में बताया है। तो जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में जो हमारा ये यूनिट प्रथम है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये जो 5 पार्ट है यूनिट प्रथम के मैंने बनाए हैं, तो आप इन्हें देखिएगा। और जो बाकी के पार्ट है वो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, स्वर्णिम भारत नामक एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको जो प्रथम यूनिट है उसके सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।